हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जो हमारा चैप्टर था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उसका। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक कोड। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि जो जेनेटिक कोड है वो होता क्या है। तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, कि जो अमीनो एसिड है और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बीच का जो रिलेशन होता है उनको बोलते हैं जेनेटिक कोड। अदर मीनिंग में हम जैसे बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए एंड आरएनए दैट डिटरमाइन अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। यानी कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो कि डीएनए और आरएनए में होता है उसी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड्स। ठीक है, जैसे देखते हैं ये क्या है? डीएनए का सीक्वेंस है, एक स्ट्रैंड है डीएनए का। ठीक है, अब डीएनए पे क्या बेस प्रेजेंट हैं? जैसे एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसाइन है। ये क्या है? बेसिस हैं जो कि डीएनए पे प्रेजेंट है। अब जो एमआरएनए बनेगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। ठीक है, अब ये एमआरएनए बन रहा है तो इस एडेनिन के सामने क्या आ जाएगा? यूरेसिल। थाइमिन की जगह एडेनिन, ग्वानिन की जगह साइटोसिन एंड साइटोसिन की जगह ग्वानिन। तो अब जो ये एमआरएनए के बेसिस बने हैं, ठीक है, ये जो बेसिस हैं ये क्या बनाते हैं? फिर एमिनो एसिड्स बनाएंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे? एमिनो एसिड्स। अब ये जो बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं ये मिलके क्या बनाएंगे? इनकी चेन ऑफ अमीनो एसिड्स क्या होती है? प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये क्या है? फिर इसमें जो एमआरएनए पे बने हैं ये क्या होंगे? जेनेटिक कोड। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री बने थे डीएनए के ये क्या बनाएंगे मिलके? ये बन जाएगा जेनेटिक कोड। और ये जो जेनेटिक कोड हैं इन पे डिपेंड करेगा कि जो आगे किस तरह का अमीनो एसिड बनना है। ठीक है, ये अब ये अमीनो एसिड बन जाएंगे तो इनकी जो चेन है यानी कि बहुत सारे जो पॉली अमीनो एसिड्स है वो मिलके क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स। तो अब सेकंड देखते हैं, जो जेनेटिक कोड टर्म है वो किसने दी थी? यानी कि जो नाम था जेनेटिक कोड वो दिया था साइंटिस्ट जैमो ने। ठीक है, जो साइंटिस्ट जैमो थे, गैमो, उन्होंने क्या किया था? जो जेनेटिक कोड है इसका नाम दिया था। और जो जेनेटिक कोड हैं वो किस में मिलते हैं? ट्रिपलेट फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, वो हम आगे अब समझेंगे। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड वॉज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड, हैंस दीज प्रोसेस आर ईजी टू कंसेप्चुलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लीमेंटेरिटी। तो जो हमने देखी थी रेप्लिकेशन प्रोसेस और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था? डीएनए से क्या बन रहा था? डीएनए, यानी कि जो पेरेंटल डीएनए था उससे बन रहा था डॉटर डीएनए। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? जो डीएनए है उससे क्या बनता है? एमआरएनए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस थी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, इनमें जो न्यूक्लिक एसिड बन रही थी ये क्या करती हैं? जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनकी कॉपी, इनकी बहुत से जो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मिलके क्या बना रहे थे? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जैसे ये रेप्लिकेशन प्रोसेस हो रही थी यानी कि ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, इस पे कौन से बेसिस प्रेजेंट हैं? ATGC। अब इससे जो हम डीएनए बनाएंगे वो कैसा बनेगा? इसका जो डॉटर डीएनए बनेगा वो कैसे बनेगा? एडेनिन किससे कॉम्प्लीमेंट्री होता है? थाइमिन। थाइमिन एडेनिन से, ग्वानिन साइटोसिन से एंड साइटोसिन ग्वानिन से। तो ये हमारा बन जाता है डीएनए, यानी कि रेप्लिकेशन हो गई यहाँ पे। ठीक है, डॉटर डीएनए बन गया, कॉपी बन गई। अब जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है इसमें क्या होता है? डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। ठीक है, अब जो एमआरएनए बनेगा उसमें भी क्या होता है? जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल था वो फॉलो हो रहा है, यानी कि एडेनिन से क्या बनता है? एडेनिन की जगह यूरेसिल, और थाइमिन की जगह एडेनिन, गुआनोसिन साइटोसिन एंड साइटोसिन की जगह गुआनिसिन। तो ये हमारे दोनों जो रेप्लिकेशन प्रोसेस थी और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस थी वो हो रही थी किसके आधार पे? कॉम्प्लीमेंटेरिटी के आधार पे। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जो बेसिस होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए बन रहा है उसके बेसिस होते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से ये बाइंड करते हैं और नया जो डीएनए है फिर आरएनए है वो बनाते हैं। लेकिन जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म अ पॉलीमर अमीनो एसिड। तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है? जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, वो इसके अंदर फॉलो ही नहीं होता है, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है? जो आरएनए है यानी कि एमआरएनए है उसके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना उनकी हेल्प से अमीनो एसिड बनते हैं, और जो एमिनो एसिड्स हैं वो क्या बनाते हैं मिलके? प्रोटीन। ठीक है, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ट्रांसलेशन में। ठीक है,
नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड्स, क्योंकि जो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, डीएनए या फिर आरएनए। उसी तरह जो पॉलीमर अमीनो एसिड हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोटीन। क्योंकि पॉलीमर क्या होता है, जैसे कि लॉन्ग चेन ऑफ जो मोनोमर है यानी कि जो सिंगल यूनिट है उनकी लॉन्ग चेन मिलके, जैसे बहुत सारे जो मोनोमर्स हैं अमीनो एसिड्स के, वो मिलके क्या बना लेंगे, पॉलीमर यानी कि प्रोटीन। ठीक है, उसी तरह जो बहुत सारे मोनोमर्स हैं यानी कि जो सिंगल यूनिट है न्यूक्लियोटाइड्स की, वो मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर, दैट मीन्स डीएनए और आरएनए। ठीक है, देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंसेस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम्पल यानी कि इनफ, यानी कि इनफ जो सबूत हैं वो क्या हैं, मौजूद हैं, जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है या न्यूक्लिक एसिड है उसमें अगर कोई भी चेंज आता है तो जो अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या एक डिजीज़ है, ठीक है, जो किसकी वजह से हो रही है, आरबीसी के शेप में चेंज होने की वजह से। ठीक है, क्योंकि आरबीसी जैसे ये राउंड एंड ओवल शेप की जो आरबीसी है ये कन्वर्ट हो जाती है सिकल शेप में। ठीक है, वो क्यों हो रही है, जैसे ये डीएनए था, ठीक है, अब इस डीएनए में जो एचबी जीन प्रेजेंट होता है, उस एचबी जीन से क्या होता है, जो जैसे सीक्वेंस बन रहा है न्यूक्लियोटाइड का, कौन सा बन रहा है, GAG। ठीक है, और C, तो GAG से क्या बन जाएगा, इसका अपोजिट CTC डीएनए में। अब क्या हुआ, इससे जो mRNA बना, अब उस mRNA में क्या हो जाएगा, जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, GAG, यानी कि CTC से क्या बना, GAG, mRNA बन गया। अब ये mRNA जो GAG है वो क्या है, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, क्या है ये, ग्लूटामिक एसिड। अब क्या हुआ, अब जब इसको आरबीसी का शेप चेंज हो गया, यानी कि अब ये जो डीएनए है इसमें तो वही एचबी जीन प्रेजेंट है, फिर एचबी से यही इसमें चेंज आ जाता है, यानी कि जो ये कोड है न्यूक्लियोटाइड है इसमें क्या हो गया, चेंज आ गया, इसमें बन गया GTG। अब GTG से फिर क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंटेरिटी CAC। अब जो इससे mRNA बना उसमें भी बेसिस अलग हो जाएंगे, यानी कि C से बना G, A से क्या बना, सॉरी U बना, और C से क्या बना, G। तो अब क्या बन गया, GUG। ये कौन सी अमीनो एसिड है, वेलिन। तो अब क्या हुआ, इसमें जो एक पोजीशन थी यानी कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन बन गया। तो क्या हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से जो अमीनो एसिड हैं उनमें भी चेंज हो गया, यानी कि प्रोटीन भी अलग बना, चेंज हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर यहाँ पे जेनेटिक चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो जेनेटिक कोड है इस पर क्या किया, ये डिपेंड करता है कि जो किस टाइप का अमीनो एसिड है वो बनेगा, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके टाइम पे। ठीक है, This lead to the proposition of a genetic code that could direct the sequence of amino acid during synthesis of protein। इसका क्या मतलब हुआ कि जो जेनेटिक कोड है उसी पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का जो अमीनो एसिड है वो बनेगा प्रोटीन सिंथेसिस के समय। ठीक है, If determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition of deciphering of genetic code were most challenging। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको जेनेटिक मटेरियल को समझना है, उसकी बायोकेमिस्ट्री को समझना है, यानी कि जो डीएनए है उसके स्ट्रक्चर को समझना है, तो ये क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर आपको जेनेटिक कोड को समझना है तो ये काफ़ी क्या है, चैलेंजिंग। ठीक है, क्योंकि जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर तो आपको इंटरेस्टिंगली समझ आ जाएगा, लेकिन जो जेनेटिक कोड है वो क्या है, चैलेंजिंग है और कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। ठीक है, In a very true sense, it requires involvement of scientists from several disciplines: physicists, organic chemists, biochemists, and geneticists. It was George Cumming।
तो इसको सही मायनों में समझने के लिए जो बहुत से साइंटिस्ट थे उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ, यानी कि जो काफ़ी साइंटिस्ट थे, जैसे फिजिसिस्ट थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट थे, बायोकेमिस्ट थे, कुछ जेनेटिस्ट थे, इन सब का क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट हुआ और इन्होंने मिलकर जो जेनेटिक कोड है उसको समझने की कोशिश की. एंड इट वॉज जॉर्ज गैमो, अ फिजिसिस्ट, हु आर्ग्यूड दैट सिंस देयर आर ओनली 4 bases and if they have to code for 20 amino acid, the code should constitute a combination of a bases. तो अब आए जॉर्ज गैमो. इन्होंने बताया था कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो 20 जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जो बॉडी की ग्रोथ एंड फंक्शनिंग है ना उसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो जो ये 20 अमीनो एसिड्स हैं ये किससे बन रहे हैं कि बेसिस के जो कॉम्बिनेशन है उनसे बनते हैं. ठीक है, तो ये जो जॉर्ज गैमो थे इन्होंने बताया था कि जो एक न्यूक्लिक एसिड है उसमें कितने 4 बेसिस पाए जा रहे हैं ओनली. ठीक है, और यही क्या कर रहे हैं, आगे कोड करके 20 अमीनो एसिड्स बना रहे हैं. ठीक है, तो इन्हीं बेसिस के कॉम्बिनेशन से जो 20 अमीनो एसिड्स हैं वो बन रहे हैं. जैसे ये क्या है, आरएनए. आरएनए में कौन कौन से बेसिस पाए जाते हैं, ए, यू, जी, सी. अब ये जो ए, यू, जी, सी हैं यही इनके जो कॉम्बिनेशन है उनसे क्या बनेंगे, एमिनो एसिड्स बनेंगे. अब जैसे इनको हम सिंगलेट में देखते हैं, अगर हम देखें कि एक जो बेस है इससे एक अमीनो एसिड बन रहा है, दूसरे से एक बन रहा है, तीसरे से एक, ऐसे तो टोटल 4 ही अमीनो एसिड बने अगर हम इनको सिंगलेट फॉर्म में कोड करें. ठीक है, एक ही में. अगर हम इनको डबलेट में करते हैं, यानी कि 2 ले लिए, ए, यू, यू, जी, तो इनसे कितने बन रहे हैं, 2 अमीनो एसिड इससे, 2 इससे, 2 इससे, यानी कि टोटल कितने अमीनो एसिड बने, 16. ठीक है, इसका मतलब 20 अमीनो एसिड्स तो नहीं बन पा रहे हैं, इसमें 16 ही बन पा रहे हैं. अगर डबलेट फॉर्म में देखें कोडॉन्स को और सिंगलेट फॉर्म में देखें तो 4 ही बन रहे हैं. तो इसीलिए जो एक जॉर्ज गैमो थे उन्होंने बताया कि तो जो 20 अमीनो एसिड्स हैं वो बनते हैं ट्रिपलेट फॉर्म में, यानी कि जो बेसिस हैं अगर वो ट्रिपलेट फॉर्म में जोड़े, यानी कि जो 3 पेयर में पाए जाते हैं, जैसे बेसिस हैं यू, 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 जी, 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 ऐसे करके ये अगर ट्रिपलेट फॉर्म में पाए जा रहे हैं तो ये एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे. यानी कि ट्रिपलेट फॉर्म में जो अमीनो एसिड बनेगी तो वो क्या हो जाएगी, जेनेटिक कोड. इसका मतलब कितने बनाएंगे, टोटल 64 क्या बनेंगे, कोडॉन्स. ठीक है, he suggested that in order to code for all 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotides. This was a very bold proposition because a permutation combination of 4 cube 4 into 4 into 4 would generate 64 codons, generating many more codons than required. तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 कोडॉन्स मिलके क्या कर रहे हैं, एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं. ठीक है, अब जो अगर 3 कोडॉन्स मिलके एक अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं तो इसमें कितने बनेंगे, टोटल 64 कोडॉन्स बनेंगे. अब हमको रिक्वायर्ड तो 20 ही है क्योंकि 20 अमीनो एसिड बनाने हैं हमने, लेकिन ये कितने बन रहे हैं, 64 कोडॉन्स बन रहे हैं. तो ये क्या बन रहे हैं, एक्स्ट्रा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. पर ठीक है, अब जैसे ये है जो हमारे mRNA में प्रेजेंट है बेसिस, अब इनसे हमको बनाने हैं, जैसे ये 3 कोडॉन्स हैं, ये मिलके एक जो अमीनो एसिड है उसको कोड करेंगे. यानी कि AUG किसको क्या होती है, मिथियोनिन, जिसको बोलते हैं हम स्टार्ट कोडॉन. ठीक है, ये करेगा. फिर ये दूसरा बन, जैसे एक बना AUG, दूसरा बन गया UGC, थर्ड बन गया AGC, फिर बन गया CGA. इस तरह से कितने बन जाएंगे, जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं यानी कि 3 बेसिस हैं वो मिलके 4 जो अमीनो एसिड हैं वो बनाएंगे. जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है, 1 2 3, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं. तो अब ये तीनों 4 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो यानी कि 4 अमीनो एसिड्स बनाएंगे. यानी कि एक बनेगा 1 2 3, दूसरा बन गया 1 3 2, फिर तीसरा बन गया 2 1 3 और चौथा बन गया 2 3 1. ठीक है, तो इसने कितने बना लिए, टोटल इसने 4 अमीनो एसिड्स को कोड किया. ठीक है,
और अब जो ये किस कॉम्बिनेशन में मिल रहे हैं, 4 × 4 × 4 के कॉम्बिनेशन में, ठीक है, यानी कि 3 के ग्रुप में ये पाए जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोडॉन। और ये कोडॉन क्या करेंगे, एक जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड है उसको कोड करेंगे, ठीक है। प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडॉन वॉज अ ट्रिपलेट वॉज अ मोर डॉन्टिंग टास्क। तो अब जो ये कोडॉन है वो ट्रिपलेट फॉर्म में पाए जा रहे हैं, तो ये क्या डॉन्टिंग टास्क है, मीन्स कि ये क्या है, ईजी नहीं है, विच इज़ अ नॉट ईजी, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रूफ करना क्या था, इतना ईजी नहीं था। लेकिन उसके बाद भी जो हरगोविंद खुराना थे, उन्होंने इस बात को प्रूफ किया था। द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना वॉज instrumental in synthesizing RNA molecules with defined combination of bases, homopolymers and copolymers। तो अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट आए, एक तो होमोपॉलीमर, एक कोपॉलीमर। जो होमोपॉलीमर्स हैं वो क्या होते हैं कि जो एक ही टाइप के मोनोमर से मिलके बने होते हैं उनको बोलते हैं होमोपॉलीमर्स, और जो मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर से मिलके बने हैं उनको बोलते हैं कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर में क्या हो गया, जैसे एक है ए इसी तरह से मिलके जो अमीनो एसिड ये एक प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। और कोपॉलीमर में क्या हुआ, जैसे दो बेसिस हैं ए बी, इस तरह से ये क्या है, दो अलग अलग टाइप के जो मोनोमर्स हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, कोपॉलीमर, ठीक है। इसी को बोलते हैं कोपॉलीमर्स। तो जो कोपॉलीमर है उसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है आरएनए, ठीक है। अभी जो आरएनए है इसके ऊपर कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स पाए जा रहे हैं, कोडॉन्स जो हैं वो हैं यू जी यू एंड जी, ठीक है। ये उन्होंने क्या लिए, कोडॉन्स लिए, ठीक है। अब ये जो कोडॉन है इसमें यू किसको कोड करता है, सिस्टीन को। जी किसको कोड करेगा, वेलिन को। यू किसको कोड करेगा, सिस्टीन को। और जी किसको कोड करता है, वलीन को। तो इससे क्या हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है कि जो 3 बेसिस हैं वो पाए जा रहे हैं, जैसे ये है, तो 3 के ग्रुप में ये पाए जा रहे हैं बेसिस, ठीक है। और जो हर एक कोड है वो किसको कोड कर रहा है, एक अमीनो एसिड को, ठीक है। जैसे ये किसको कर रहा है, सिस्टीन को, ये कोड कर रहा है वैलीन को, ये सिस्टीन को। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो जेनेटिक कोड हैं उनमें क्या होते हैं, 3 बेसिस प्रेजेंट होते हैं, और एक कोड जो है वो एक अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है, ठीक है। अब जो हमने जैसे ये कोपॉलीमर का एग्जांपल तो ये ले लिया था, इसमें हमने अलग अलग टाइप के जो मोनोमर्स थे वो लिए। अब हम लेते हैं एक ही टाइप के मोनोमर्स, जैसे आरएनए है। अब इस आरएनए में कौन से बेसिस पाए जा रहे हैं, 3 के ग्रुप में, यू एंड यू। अब ये जो बेस हैं, अब ये तो क्या हुआ, जो 3 बेसिस हैं वो मिलके क्या कर रहे हैं, कोडॉन बना रहे हैं, और वो कोडॉन क्या कर रहा है, एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो जो यू है वो किसको कोड करता है, फिनाइल एलेनिन को, ठीक है, फिनाइलेनिन को। ये भी यू किसको करेगा, फिनाइलेनिन को, ये भी इसको। तो इससे क्या पता चला कि जो ये 12 बेसिस हैं, यानी कि 12 है ना, 3 प्लस इनको, यानी कि जो टोटल ये 12 बेसिस थे इसमें प्रेजेंट, ये पाए जा रहे थे 3 के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। 3 के कॉम्बिनेशन में ये पाए जा रहे हैं, और ये 3 जो कॉम्बिनेशन पाए जा रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो 4 अमीनो एसिड्स हैं वो बना रहे हैं। तो इससे ये प्रूफ हो गया ना कि जो जेनेटिक कोड हैं वो 3 के ग्रुप में पाए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो टोटल 12 बेसिस इन्होंने लिए थे उसमें से क्या हुआ, 4 ही अमीनो एसिड बने, यानी कि 4 अमीनो एसिड बन रहे हैं, तो ये क्या होगा, 3 के ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, इससे ये पता चला। Marshall-Nielberg's cell-free system for protein synthesis finally helped the code to decipher Severo-Ochoa enzyme. Polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with a defined sequence in template-independent manner. Enzyme synthesis of RNA. Finally, a checkerboard for genetic code was prepared, which is given in table 6.1. तो ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है। जो मार्शल नीलबर्ग थे ना, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लिया था एक सेल, ठीक है।
अब इस सेल में से क्या किया इन्होंने, जो साइटोप्लाज्म था उस साइटोप्लाज्म में से जो आरएनए था वो क्या कर दिया था, इन्होंने हटा दिया था। ठीक है, अब आरएनए हटा दिया तो इन्होंने जो अपना खुद का था, ये वाले जो मैंने बताया था, जिस उन्होंने ये कोपॉलीमर लिए, यही वाले जो बेसिस थे वो लिए उन्होंने, यू जी यू जी यू जी यू जी यू जी यू जी। अब ये वाले इन्होंने इसमें डाल के देखे इस सेल के अंदर, तो उन्होंने क्या मिला था, सिस्टीन और वेलिन, ये अमीनो एसिड मिले थे। तो इससे उन्होंने प्रूव किया था कि जो जेनेटिक कोड हैं वो 3 बेसिस जो हैं वो कम्बिनेशन में मिल रहे हैं, और एक कोड किसको कोड कर रहा है, एक अमीनो एसिड को, यानी कि जो कोड है यानी कि यू जी यू वो किसको कोड कर रहा है, सिस्टीन को। उसी तरह उन्होंने फिर इसको भी इसमें डाल के देखा इस सेल के अंदर, जो होमोपॉलीमर था यू 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 इनको, तो ये क्या करे थे, उन्होंने जो 12 बेसिस डाल के देखे, उन्होंने देखा कि 4 ही अमीनो एसिड बन रहे हैं। इसका मतलब जो ये बेसिस थे वो 3 के पेयर में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो कोडॉन है वो क्या कर रहे हैं, जेनेटिक कोड 3 बेसिस में होते हैं, ये इन्होंने पता कर लिया था। तो यही है इस जो पैराग्राफ था इसके अंदर। अब इन्होंने क्या किया, फाइनली जो चेकर बोर्ड था जेनेटिक कोड का वो प्रिपेयर किया, वो अब हम देख लेते हैं फिगर 6.1 में। अब ये इन्होंने क्या किया, चेकर बोर्ड तैयार किया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, उन्होंने बेसिस लिए यू सी ए जी, इधर लिए यू सी ए जी, और ये थर्ड पोजीशन थी, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, चारों एक साथ लिए, यानी कि यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी और यू सी ए जी। ठीक है, अब इन्होंने जो फर्स्ट पोजीशन पे यू प्रेजेंट है इसको इससे जोड़ा और इसको इससे, यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे जो बेस प्रेजेंट है उनको मिला के क्या बना, ये बन गया, जैसे यू यू और यू, इनसे मिलके क्या बना, यू यू यू। अब सेकंड क्या लिया, यू यू एंड सी, इससे बना यू यू सी। फिर थर्ड में उन्होंने लिया है यू यू ए, यू यू ए बन गया। फिर लिया यू यू जी, यू यू जी। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने क्या किया, जो कोडॉन्स थे वो बना लिए। अब इसमें क्या हुआ, इनसे क्या पता चला कि जो एमिनो एसिड्स हैं वो उनको कौन सा जो कोडॉन है वो कोड कर रहा है। ठीक है, और किस जो कोडॉन से कौन सी एमिनो एसिड बन रही है, ये इसके थ्रू उन्हें पता चल गया। तो इस चेकर बोर्ड में कितने कोडॉन्स बने, टोटल 64 कोडॉन्स। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, 20 जो अमीनो एसिड हैं उनको कोड कर रहे हैं। तो अब हम कर लेते हैं इनके साइलेंट फीचर्स। ठीक है, द साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आर एज फॉलोज। फर्स्ट क्या है, द कोडॉन इज ट्रिपलेट, 61 codons code for amino acid and 3 codon do not code for any amino acids, hence they functions as stop codon। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कोडॉन्स हैं वो कैसे पाए जाते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में। ठीक है, यानी कि जैसे यू 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 जी ए ऐसे। ठीक है, उसके बाद जो टोटल 61 कोडॉन्स हैं, यानी कि टोटल तो हमने देखा था कितने कोडॉन्स थे, 64। इनमें से जो 61 कोडॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो बचे हुए 3 कोडॉन्स हैं वो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसको इसलिए इनको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन्स। ये क्या करते हैं, इनको टर्मिनेशन कोडॉन या फिर स्टॉप कोडॉन बोलेंगे। जैसे ये अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे, सेंस कोडॉन, और जो ये हैं 3 जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करे इनको बोलेंगे नॉन सेंस कोडॉन या फिर स्टॉप कोडॉन। ठीक है, इसका यही मतलब है। Some amino acids are coded for more than one codon, hence the code is degenerated। तो जो अमीनो एसिड हैं वो एक से ज़्यादा जो कोडॉन्स हैं उनसे कोड हो सकती हैं, यानी कि हमने देखा था कि जो यू 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 है वो कोड कर रहा था फिनाइलएलिनिन को, और यू यू सी भी किसको कोड कर रहा है, फिनाइलएलिनिन को। इसका मतलब कि जो 2 कोडॉन हैं वो एक ही जो अमीनो एसिड है उसको कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो 1 से या 2 से ज़्यादा जो कोडॉन्स हैं वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करें। जैसे ये सी यू यू है, ये ल्यूसीन को कोड कर रहा है, सी यू सी भी ल्यूसीन को कोड कर रहा है, सी यू ए भी ल्यूसीन को कोड कर रहा है, और सी यू जी भी ल्यूसीन को कोड कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये चारों जो कोडॉन हैं वो एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक अमीनो एसिड है वो एक से ज़्यादा जो कोडॉन्स हैं उनके द्वारा भी कोड हो सकती है। थर्ड है, द कोडॉन इज रीड इन mRNA इन अ कॉन्टिग्युअस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशंस।
तो कंटीजियस का क्या मतलब हुआ कि बिना किसी गैप के यानी कि टच करते हुए चलें, और पंक्चुएशन यानी कि कोई कॉमा वगैरह ना हो। तो जो कोडॉन है वो एमआरएनए में कैसे रीड किए जाते हैं, जैसे AUG, GUG, CUG ऐसे। तो ये कोडॉन क्या है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, 3 बेसिस है, इनके बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूस लिखे जाने चाहिए, ठीक है, यानी कि कोई कॉमा कोई गैप इनके बीच में नहीं पाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है द कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल। तो जो कोड होता है ना वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे यू है, ये क्या कर रहा है, एक ही जो अमीनो एसिड है यानी कि फिनाइलएलिनिन उसी को कोड कर रहा है, ठीक है। जैसे आप देखो ये यूकैरियोट्स में भी फिनाइलएलिनिन को ही कोड करेगा, अगर आप प्रोकैरियोट्स में देखो तो वहाँ पे भी ये फिनाइलएलिनिन को ही कोड करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये यूनिवर्सल है, एक ही अमीनो एसिड के लिए है ये, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें फिनाइलएलिनिन को कोड कर रहा है, किसी और जो ऑर्गेनिज्म में उसमें किसी और अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये यूनिवर्सल है, यानी कि जो यू है वो सिर्फ जो फिनाइलएलिनिन है उसी को कोड करेगा, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। जैसे फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, जो यू वुड कोड फॉर फिनाइलएलिनिन। Some exception to this rule have been found in mitochondrial codons and in some protozoans. तो ये मैंने बता दिया, जो फिनाइलएलिनिन है वो क्या है, बैक्टीरिया में भी फिनाइलएलिनिन ही को कोड करेगा और ह्यूमन में भी फिनाइलएलिनिन को कोड करेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होती है, क्यों, बायोलॉजी तो एक्सेप्शन से ही बनी हुई है, ठीक है। तो इनके क्या एक्सेप्शन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जैसे आप जानते हो ये स्टॉप कोडन कौन कौन से होते हैं, जैसे UAA, UAG एंड UGA, ये क्या है, स्टॉप कोडन है, यानी कि इनको बोलते हैं नॉनसेंस कोडन, जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे। लेकिन आप माइटोकॉन्ड्रिया में देखो ना, तो जो UGA है वो किसको कोड करता है, ट्रिप्टोफैन को, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में UGA क्या बना रहा है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड बना रहा है, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जो स्टॉप कोडॉन है वो भी अलग है, कौन कौन से, AGA एंड AGG। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोडॉन है स्टॉप कोडॉन वो कौन से हैं, AGA AGG। और जो हम नॉर्मली देखते हैं स्टॉप कोडॉन कौन से हैं, UAA UAG UGA। और जो UGA है वो माइटोकॉन्ड्रिया में किसको कोड कर रहा है, ट्रिप्टोफैन को, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन। अब नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो देखते हैं। AUG हैज डुअल फंक्शंस, इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन एंड इट आल्सो एक्ट एज अ इनिशिएटर कोडॉन। तो जो AUG है इसके क्या है, डुअल फंक्शन, यानी कि AUG क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है, जो कि प्रोसेस को क्या करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है। जैसे ये mRNA यहाँ पे ये पे जुड़ा होगा स्टार्टिंग में AUG, ये क्या करेगा, फिर जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है इसको स्टार्ट कर देगा। और AUG क्या कर रहा है, मिथ्योनिन को भी कोड कर रहा है, यानी कि जो अमीनो एसिड कौन सी बन रही है इससे, मिथ्योनिन, ठीक है। तो ये जो AUG है वो क्या कर रहा है, इनिशिएटर की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि इनिशिएट कर रहा है प्रोसेस को। लास्ट जो इसका फीचर है वो कौन सा है, UAA UAG UGAR स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन। तो जैसे ये UAA UAG और UGA क्या है, स्टॉप कोडॉन, जो क्या कर रहे हैं, जो ये प्रोसेस हो रही है, जैसे स्टार्ट कोडॉन यहाँ पे लगा, फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई, अब यहाँ पे लास्ट में यानी कि टर्मिनेशन रीजन पे क्या होता है, ये स्टॉप कोडॉन लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, ये जो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है इसको क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन्स। If following is the sequence of nucleotide in mRNA, predict the sequence of amino acid coded by it। तो अब ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि ये जो सीक्वेंस है इससे जो अमीनो एसिड है वो कौन सी कोड कर रही है ये। तो जो AUG है वो किसको कोड करता है, मेथियोनिन को। यू किसको कोड कर रहा है, फिनाइलएलिनिन को। UUC किसको कोड कर रहा है, फिनाइलएलिनिन को। और UUC भी फिनाइलएलिनिन को, यू फिनाइलएलिनिन, ये भी फिनाइलएलिनिन और ये भी फिनाइलएलिनिन। इसका मतलब कि ये जो कोड हैं वो कौन सी अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं, ये AUG किसको, मिथ्योनिन को, जो स्टार्ट कोडॉन है, ये फिनाइलएलिनिन, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइलएलिनिन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं।
Now try the opposite. Following is the sequence of amino acids coded by mRNA. Predict the nucleotide sequence in RNA. अब क्या है, यहाँ पे इन्होंने उल्टा दे दिया, इन्होंने दिए हैं अमीनो एसिड। अब ये जो अमीनो एसिड कौन से जो कोड हैं उनके द्वारा कोड होती हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कौन कौन से कोडॉन्स हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड्स हैं। जैसे मीथियोनिन है, किससे हो रही थी? AUG से। ठीक है, AUG किसको कोड कर रहा था? मीथियोनिन को। फिनाइल एलिनिन को कौन कोड कर रहा था? UUU या फिर UUC। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी कोडॉन यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ये दोनों ही फिनाइल एलिनिन को कोड करते हैं। कौन कौन से? UUU एंड UUC। Do you face any difficulty in predicting the opposite? No. Can you now correlate which two properties of genetic code you have learned? तो अब बताओ, क्या आप इनसे जो हमने अभी ये क्वेश्चंस किए हैं इनको कोरिलेट कर सकते हो जो टू प्रॉपर्टीज हैं जेनेटिक कोड की उनसे जो हमने अभी पढ़ी थी? तो हाँ, देखते हैं। जैसे एक तो प्रॉपर्टीज थी कौन सी? यूनिवर्सल जेनेटिक कोड। ठीक है, यूनिवर्सल कोड। जैसे अब जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल है, यानी कि जो एक ही कोड है, कोडॉन है, वो हमेशा क्या करेगा? एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, जैसे UUU था, वो क्या कर रहा था? किसी भी ऑर्गेनिज्म में देख लो आप, ये सिर्फ जो फिनाइल एलेनिन है उसी को कोड करेगा। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? जैसे कि जो एक टाइप का अमीनो एसिड है वो कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, यानी कि जैसे फिनाइल एलेनिन है वो एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड हो रही है, यानी कि UUU भी उसको कोड कर रहा है, UUC भी उसको कोड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिनाइलेनिन है उसको दो कोडॉन क्या कर सकते हैं? कोड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही अमीनो एसिड को, एक ही टाइप की जो अमीनो एसिड है कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन्स। देन होप यू अंडरस्टैंड होल लेक्चर। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आए हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।